हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं संसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें ये सभी वीडियोस ओरिएंटेड हैं स्पेशली फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स ऑफ बायोलॉजी दैट विल बी ऑन 25th of March. So in this video we cover the unit 3rd to 5th. ठीक है, मैंने आपसे पहले जो वीडियो शूट की थी वो फर्स्ट यूनिट के लिए थी, सेकंड यूनिट मैंने अभी नहीं की है। दैट इज़ अ मेजर यूनिट एंड काफ़ी बड़ी यूनिट है वो, सो उसकी वीडियो मैं सबसे लास्ट में शेयर करूँगी। सो ये वीडियो आपकी है थर्ड टू फिफ्थ यूनिट के लिए। इसमें 3 यूनिट्स आपकी कवर रखे हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज़ हेल्थ। ठीक है, व्हाट इज़ हेल्थ, ये WHO के अकॉर्डिंग आपकी बुक में गिवन है। व्हाट इज़ हेल्थ, इसकी डेफिनेशन, अ पर्सन दैट इज़ मेंटली, फिजिकली, सोशियोलॉजिकली, बिहेवियरली, सोशली एक वेल बीइंग, वही आपका एक हेल्दी पर्सन होता है। देन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन सी होती है, उनमें कुछ डिजीज़ के नेम याद कर लीजिएगा। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस में 4 से 5 डिजीज़ आपको आनी चाहिए। वैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ आप ये जनरली देखते भी हैं, सो आपको याद भी होंगी। फिर आपको जो मेजरली डिजीज़ याद करनी है डिटेल में, दैट इज़ टाइफाइड, और टाइफाइड का जो कन्फर्मेशन टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। देन मलेरिया लाइफ साइकिल एंड एलिफेंटियासिस, ये 3 डिजीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, सो प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। देन है आपका इम्यूनिटी वाले पोर्शन से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज डिजीज़, सेकंड इज इम्यूनिटी एंड थर्ड इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। इम्यूनिटी में सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। देन है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। And innate and acquired immunity. Innate immunity that present will be from the birth, and acquired during the life. Active immunity, जब कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी, बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जब इंसर्ट करते जाएँ, वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरफेरॉन एंड अल्फा इंटरफेरॉन में डिफरेंस देख लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। इम्यूनिटी वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ लिखा है, इसमें इम्यून सिस्टम आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। ये तीनों ही टॉपिक आपके लॉन्ग के लिए हैं। यहाँ डिजीज़ लॉन्ग के लिए हैं आपकी। ऊपर से फर्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा। ये डिजीज़ आपकी 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी भी ऑल्सो कम इन 2 to 3 मार्क्स। इंटरफेरॉन एंड अल्फा इंटरफेरॉन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपका MCQ में आ सकता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जो आपका वाई शेप्ड 2H एंड 12 H2 एंड L2 करके जो स्ट्रक्चर गिवन है आपका, वो आप कर लीजिएगा। 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स के से जो बना होता है। फिर 6th टॉपिक है आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम कोई भी बॉडी या कोई भी बॉडी पार्ट या सेल किसी को ट्रांसफ़र करते, जैसे कि ब्लड ही हमने किसी को डोनेट किया या कोई बॉडी पार्ट डोनेट किया और उस रिसिपिएंट की बॉडी में कोई रिएक्शन हो जाए, वो ही ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम फ़ौरन बॉडी पार्ट्स को डैमेज करने लगता है। 7 इज एलिसा की फुल फॉर्म देख लीजिएगा। एलिसा एक एड्स का टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें HIV की साइकिल देख लीजिएगा, सॉरी एड्स साइकिल। एंड HIV वायरस है, कौन सा वायरस है, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या होते हैं, जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, स्पाइक्स होते हैं, किस चीज़ का इन्वेलप होता है, किस चीज़ की कोटिंग होती है, ये सब इसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। इट है आपका विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम जैसे कोई पेशेंट किसी भी ड्रग के लिए एडिक्टेड होता है, उसको सडनली ही वो ड्रग देना बंद कर दिया जाए और उसने लेना ही बंद कर दिया, तो उसमें कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिनको हम विड्रॉल सिंड्रोम। देन 9th केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन कैनाबिनॉइड्स। इन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर जो कि आपकी बुक में गिवन है, उनको देख लीजिएगा कौन सा स्ट्रक्चर किसका है, एंड उसमें जो भी आपके स्ट्रक्चर है उसमें एबीसीडी करके कोई भी आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाता है। 10th इज विच ड्रग अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें जितने भी आपके ड्रग्स हैं, उसमें आपको सारे ड्रग्स बहुत अच्छे से याद नहीं करने, लेकिन हाँ ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सा ड्रग बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, कौन सा एनर्जी बूस्ट करेगा, कौन सा सप्रेस करेगा, ठीक है। 11th इज वाई एडोलेसेंस स्टेज इज़ मोस्ट सेंसिटिव फेज ऑफ लाइफ। एडोलेसेंस स्टेज को आखिर मोस्ट सेंसिटिव फेज क्यों कहा जाता है लाइफ की, क्यों ही एडोलेसेंस फेज में जो बच्चे होते हैं वो किसी भी ड्रग की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं।
सो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज वेट, नेक्स्ट इज लैब क्या है, LAB लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड डीज, चेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये देख लीजिएगा। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट ये अच्छे से देख लीजिएगा। इसका आपको डिटेल में थियरी नहीं देखना, इसमें आप एक फ्लो चार्ट बनता है वो देख लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। फिर माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स के बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे यूज़ किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीवेज ट्रीटमेंट ये बहुत अच्छे से पूछ लीजिएगा। लैब एंड yeast ये भी याद कर लीजिएगा। मिथाइल का बायोगैस प्रोडक्शन में क्या रोल होता है। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये कंप्लीट टॉपिक नहीं दे रही हूँ पढ़ने के लिए, मैं आपको जस्ट कह रही हूँ इनमें इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी क्वेश्चन की रेफरेंस से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड साइक्लोस्पोरिन ए का फंक्शन क्या है, ठीक है, और इनका सोर्स क्या है। फिर 6 है आपका BOD, इसकी फुल फॉर्म BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी भी पोल्यूटेड वाटर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको ट्रीट करने के लिए वही उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। ये सभी टॉपिक्स हैं आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर से। यहाँ पे मैं चैप्टर ने मेंशन करना भूल गई हूँ। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका आइडियल फीचर ऑफ वेक्टर एंड देयर फंक्शन। एक आइडियल वेक्टर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि उसमें सिलेक्टिबल मार्कर्स होने चाहिए, उसमें रेजिस्टेंट जीन्स होनी चाहिए, उसमें क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, उसमें ऑराई होना चाहिए, उसमें रॉब सीक्वेंस होना चाहिए। ये सब इसमें देख लीजिएगा इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफॉरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफॉरेसिस का रोल क्या है, क्या यूज़ किया जाता है इसका, ये सब देख लीजिएगा। DNA का जो सेपरेशन होगा वो किस बेस पे होगा, ये छोटे स्ट्रैंड्स कहाँ मिलेंगे, बड़े स्ट्रैंड्स कहाँ मिलेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ PBR 322। इसका में भी आपसे कोई डायग्राम दे दिया जाए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जाए, या पर्टिकुलर साइट को वहाँ से ABCD करके कोई भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। फोर्थ इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, क्यों इनको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है और इनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये सब देख लीजिएगा। देन फिफ्थ इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके DNA में कोई फॉरेन DNA पार्टिकल होता है और वो किसी न्यू फीचर को शो करते हैं, दैट आर द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। रोल ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड का बैक्टीरियल सेल में क्या रोल होता है वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स आपके बहुत छोटे छोटे से हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड टॉपिक आपका लॉन्ग है, देन सभी आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए ही मैंने बनाए हैं। देन आता है आपका रोल ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड का आगे बैक्टीरियल सेल में क्या रोल होता है, क्यों ही हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ये सब, ठीक है। 7th है आपका स्पूलिंग क्या होता है। 8 है आपका इल्यूशन क्या होता है। स्पूलिंग जब DNA को चिल्ड इथेनॉल में डाल करके स्टिर किया जाता है तो उसमें DNA के थ्रेड बन जाते हैं, उसी को हम स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इल्यूशन। इल्यूशन जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA को सेपरेट किया जाता है, उसको कट करके एज अ बाइट ऑफ एज अ पीस ऑफ केक जब हम उसको निकाल लेते हैं वो इल्यूशन होता है। It means gel with DNA cut by a knife is known as elution. 9 is इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है ये ज़रूर बहुत अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। 10th है ये आपका थोड़ा सा ना ही लॉन्ग के लिए ना ही वेरी शॉर्ट के लिए, ये मे बी आपसे 3 या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। देन ये है आपके किसी भी होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कि किसी ऑर्गेनिज्म में अगर हमें अपना फॉरेन DNA इंजेक्ट करना है तो हम किस किस तरीके से उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड एंड हीट शॉक मेथड। माइक्रो इंजेक्शन जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाता है, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड जो कि प्लांट्स के लिए, इसमें टंगस्टन एंड गोल्ड के कोटेड पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है। टंगस्टन एंड गोल्ड कोटेड पार्टिकल जो कि DNA को कोट करते हैं और वही यूज़ किए जाते हैं अपने डिज़ायर्ड DNA को होस्ट के अंदर इंसर्ट करने में। हीट शॉक मेथड जो कि आपका प्रोकैरियोट्स के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ क्वेश्चन के आंसर तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहीं दे दिए हैं, लेकिन जिनके मैं नहीं दे पाई हूँ उनको आप कर लीजिएगा, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, और इनमें से कोई भी टॉपिक स्किप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं ताकि आप इनको बहुत अच्छे से कवर अप कर लें। 11th है आपका बायोरिएक्टर्स क्या है, ठीक है। बायोरिएक्टर का डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम आइडेंटिफाई करने के लिए आता है अगेन, या फिर आपसे केस स्टडी में पूछ लेता है। PCR के एम क्या है और स्टेप क्या है, और इन स्टेप में क्या क्या टेम्परेचर यूज़ किया जा रहा है, क्यों क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये आपके लॉन्ग में पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होता है और क्यों ही किया जाता है, ठीक है।
चैप्टर है। देन ये था, अभी ये तक हमारा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, एंड नाउ वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपका फर्स्ट टॉपिक है बैक एंड यैक की फुल फॉर्म, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इनके यूज़ क्या हैं। ये यूज़ किया जाता है किसी भी हमारे डिज़ायर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन या क्लोनिंग करने के लिए। सेकेंड टॉपिक इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बाय यूजिंग बीटी टॉक्सिन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। बीटी की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस, एंड बीटी टॉक्सिन कैसे बीटी टॉक्सिन जीन कैसे वर्क करते हैं वो देख लीजिएगा, इनका सोर्स क्या है वो सब देख लीजिएगा। बेसिलस थ्रियोजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है जहाँ से हम बीटी जीन लेते हैं और इसको हम किसी भी होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दें तो ये पेस्ट को कंट्रोल करता है। इसका पूरा प्रोसेस क्या है वो आप देख लीजिएगा। फोर्थ है आपका वेक्टर्स, प्लांट के और बैक्टीरिया के लिए वेक्टर क्या क्या है। एनिमल का वेक्टर नहीं पूछा जाता मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। एडिनो वायरस यहाँ पर इसका एनिमल का वेक्टर होता है। एडिनो वायरस एनिमल वेक्टर्स होते हैं और प्लांट के लिए आपका क्या है और बैक्टीरिया के लिए क्या है वो देख लीजिएगा। फोर्थ है आपका ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन का स्ट्रक्चर जो कि आपकी बुक में गिवन है, 3 चेन्स हैं आपकी ए, बी एंड सी। उसमें से कौन सी रिमूव होगी, कौन सी फंक्शनल होगी, कौन सी वेस्टेज है वो सब देख लीजिएगा। एंड इसमें ये किस में बनाया गया है, इसका होस्ट क्या था, ह्यूमिलिन है क्या आर्टिफिशियली मेड इंसुलिन हार्मोन है, जो ये एक ऐसा फर्स्ट हार्मोन है जिसको आर्टिफिशियली बनाने में साइंटिस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। इसमें किस होस्ट को यूज़ किया गया है जिसके अंदर ह्यूमिलिन को बनाया गया है, इसके 5 कमेंट्स एटलीस्ट देख लीजिएगा। फिर है आपका एडीए जीन थेरेपी। एडीए की फुल फॉर्म, ये किस तरह की डिजीज़ है, क्यों हो जाती है, इसको देख लेना बहुत अच्छे से, ये आपका केस स्टडी में पूछा जाता है। देन आता है आपका बायोपायरेसी। बायोपायरेसी के साथ में एक टर्म और है बायोपेटेंट, बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये आपकी इकोलॉजी के छोटे छोटे से चैप्टर हैं और टॉपिक्स भी बहुत ईजी हैं। ये मैंने 3 यूनिट्स इसीलिए ली है क्योंकि ये टॉपिक सभी इजी ही हैं और कोई भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। जो आपके सेकंड यूनिट में टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी हैं और थोड़े टफ भी हैं। सो पहले आप इन सबको कर लीजिए, देन आप वो सेकंड यूनिट को देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड यूनिट की वीडियो शूट नहीं करूँगी, मैं वो भी शूट करूँगी, लेकिन इसको देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है एज पिरामिड। एज पिरामिड आपको कौन कौन से देखने हैं। एज पिरामिड आपकी बुक में गिवन है, इनके डायग्राम गिवन है आपकी बुक में, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एज, कौन सा पिरामिड ग्रोइंग एज को ग्रोइंग पॉपुलेशन को शो करता है, कौन सा पिरामिड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो करता है, एंड कौन सा पिरामिड स्टेबल पॉपुलेशन को शो करता है। सेकंड क्वेश्चन इज पॉपुलेशन डेफिनेशन। पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है वो देख लीजिएगा, क्या होती है पॉपुलेशन, एंड कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लीजिएगा, एंड स्पीशीज़ की ऑल्सो। ठीक है। थर्ड है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ एट्रीब्यूट्स विद सिंबल। पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे कि आपका है डेथ रेट, बर्थ रेट, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सब, और इनके सिंबल्स क्या क्या हैं। वैसे काफ़ी इजी टॉपिक है ये। फोर्थ है आपका लॉजिस्टिक या रियलिस्टिक ग्रोथ। इनकी ग्राफ देख लीजिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है। और इनके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सिर्फ फॉर्मूला आपको देखना है और उसका ग्राफ देखना है। ठीक है। लॉजिस्टिक एंड रियलिस्टिक ग्रोथ ग्राफ विद फॉर्मूला, एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सिर्फ फॉर्मूला। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की टेबल आपकी बुक में गिवन है, सिर्फ वो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ वो टेबल आपको समझ आनी चाहिए कि अगर वहाँ से आपका 2 मार्क क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसको कर पाएँ। चैप्टर आपका इकोसिस्टम नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए कि कौन कौन से इसमें बायोटिक एजेंट एंड कौन कौन से नॉन बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनर्जी, एंड सेकंड है आपका मास। नंबर कम ही पूछा जाता है, लेकिन जब आप 2 करेंगे तो तीसरा भी देख लीजिएगा, बहुत ईजी टॉपिक है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट ही होगा, और मास एंड नंबर ये अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं। अपराइट मीन्स सीधा। थर्ड इज फूड चेन। फूड चेन आपको 2 देखनी है, ग्रासलैंड एंड डिट्राइटस। फूड वेब नहीं पूछी जाती इतनी ज़्यादा, फूड वेब वैसे इसी का ही एंटागोनिस्टिक एक होता है जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। फूड चेन रियलिस्टिक नहीं होती है, ये एक आपकी हाइपोथेटिकल होती है कि ऐसा होता होगा, लेकिन फूड वेब जो होती है वो आपकी रियलिस्टिक होती है। दोनों में यही डिफरेंस है, एक बार अगर आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ईजिली हो जाएगा। देन फोर्थ टॉपिक है आपका प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में आपको ये पता होना चाहिए GPP माइनस R इक्वल्स टू NPP। GPP यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी
लॉस इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस प्रोडक्टिविटी वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। देन आता है आपका चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर आपकी बुक का, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने ये पता कर लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्या इसकी ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इसको हमें सेव ही क्यों करना है। उसके इसको करने के बाद में आप ये देख लीजिएगा, इसमें इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड इन सीटू कंजर्वेशन बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड इज हॉटस्पॉट एंड नंबर ऑफ हॉटस्पॉट इन इंडिया। हॉटस्पॉट क्या होते हैं और इंडिया में टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। IUCN एंड रेड डाटा बुक क्या होती हैं, IUCN की फुल फॉर्म देख लीजिएगा। एंड रेड डाटा बुक क्या होती है, इसके पेजेस किस कलर के होते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन यही पूछ लिया था कि रेड डाटा बुक में किस तरह के पेज होते हैं, किस कलर के पेजेस होते हैं। सो नेक्स्ट इज स्पीशीज़ एरिया रिलेशन ग्राफ देख लीजिएगा, आपकी बुक में गिवन है स्पीशीज़ एरिया रिलेशन ग्राफ, जो कि आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन पूछ लिया जाता है। CDS में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके डायग्राम बेस्ड आ जाते हैं, या आपको ये स्पीशीज़ एरिया रिलेशन ग्राफ भी वहीं पे देखने के लिए मिल सकता है। देन इस ग्राफ में आपकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है ये देख लीजिएगा। कैरिंग कैपेसिटी किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की वो कैपेसिटी कि वो वहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर रहने के लिए और खाने के लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को सफिशेंट सोर्सेज मिल सकते हैं। सिक्स्थ इज सम नेशनल पार्क देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ नेशनल पार्क देख लीजिएगा और वो किस चीज़ के, किस ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशली बनाया गया है, वहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा एनिमल कंजर्व किया जा रहा है वो देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, कुछ इन सब को देख लीजिएगा। सो ये थी आपकी सेकेंड वीडियो। थर्ड वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। आई होप ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। थैंक यू।